Hello, children. Welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today, we are going to start the chapter Food Security in India from your class ninth economics textbook. So, let's start. So, the first question here is what is food security? Let us understand by after reading it, I'll discuss. Food security is defined as the availability of food and one's access to it. इसका मतलब ये है कि फूड सिक्योरिटी जो है उसका सीधा संबंध ये है कि हाउ मच फूड इज अवेलेबल, कितने फूड लोगों के पास है या किसी पर्सन के पास है या किसी कंट्री में है, और फूड लोगों के एक्सेस में है या नहीं। राइट, जब फूड लोगों के एक्सेस में है, लोगों के पहुंच के अंदर है और लोगों के पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड है, और ऐसा नहीं है कि फूड जो है जो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है उसकी क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। ओके, अ हाउसहोल्ड इज कंसिडर्ड फूड सिक्योर व्हेन इट्स ऑक्यूपेंट्स डू नॉट लिव इन हंगर और फियर ऑफ स्टारवेशन। एक घर में अगर उस घर में रहने वाले सारे लोग, अगर मान लीजिए उनको तब फूड सिक्योर बोला जाएगा या कहा जाएगा जब उस घर में रहने वाले सभी लोग इस डर में ना रहे कि उनको किसी तरह का भूखमरी या खाना ना होने का सिचुएशन फेस करना पड़े। ओके बच्चों, तो इसमें यही है कि आप ये समझें कि आपके पास सफिशिएंट फूड हो, राइट, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको इन फ्यूचर में भी फूड की अवेलेबिलिटी की कोई कमी ना हो। आपके मन में ये डर ना रहे कि स्टारवेशन हो सकती है, भूखमरी हो सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एक घर में सभी लोग जब फूड सिक्योर तभी कहलाएंगे जब उनके पास ये डर ना हो कि भूखमरी जैसे सिचुएशन को भी उनको सामना करना पड़ सकता है। So food security means availability, accessibility and affordability of food to all people at all times. इसका सीधा अर्थ यह है कि फूड सिक्योरिटी को हम उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर। पहला एस्पेक्ट है अवेलेबिलिटी, कितनी फूड अवेलेबल है। ओके, एक्सेसिबिलिटी, फूड लोगों के पहुंच के अंदर है या नहीं है, और लोग फूड को अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ओके बच्चों, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मींस फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। जब हम फूड के अवेलेबल होने की बात करेंगे तो इसका अर्थ ये है कि कितना अनाज देश में है, और वो क्रॉप प्रोडक्शन के ज़रिए हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि देश में खाद्यान्नों की अगर कमी है या कोई पर्टिकुलर फूड ग्रेन अगर कम है, तो ऐसे में इम्पोर्ट भी किया जाता है दूसरे देशों से। तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट जो है फूड सिक्योरिटी एंश्योर करती है, अवेलेबिलिटी को एंश्योर करती है। एंड द प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज, तो ये भी जो है टोटल आप अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि हाउ मच इज द क्रॉप प्रोडक्शन, एंड इन केस सम फूड ग्रेन्स आर डेफिशिएंट, we are in a situation to import, I mean the government imports food grains from other countries, and how much is the stock that is stored in government granaries, the previous year's stock। तो पिछले साल का जितना स्टॉक है उसे भी मिला लेते हैं। आप ये देखिए कि क्रॉप प्रोडक्शन कितना है, टोटल क्रॉप प्रोडक्शन कंट्री में कितना है, और कितना कंट्री को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और साथ में जो पिछले वर्षों का या पिछले साल का जो भी स्टॉक रहे, टोटल जो है अवेलेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ मामला है कि कितना फूड ग्रेन्स अवेलेबल है। एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। ये बिल्कुल साफ समझ में आना चाहिए कि एक्सेसिबिलिटी मतलब कई बार ये एक सोशल
इश्यू से जुड़ा हुआ मामला है। आप ये देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी की बात ये कही गई है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग को जैसे पहले अनटचेबिलिटी या कोई भी अगर किसी तरह के ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि पूरी कम्युनिटी उस पर्सन को या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बॉयकॉट करे और ऐसे में अगर उनको फूड एक्सेस करने से डिनाई किया जाए, हो सकता है ये जाति के आधार पर इस तरह का डिनायल हो। कोई पर्सन मान लीजिए अगर अम, पहले की अगर हम अनटचेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, अगर वो एक सो कॉल्ड लो कास्ट का है, तो ऐसे में उनको हो सकता है कि गाँव के उस कुएँ से भी पानी लेना मना किया जाता हो, जहाँ से दूसरे जाति के लोग अब सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग जो हैं पानी लेते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट के होने के नाते अगर कोई पर्सन दलित है या कोई निम्न जाति से बिलॉन्ग करता है, तो ऐसे में उसके सोशल बैकग्राउंड के आधार पर, उसके सोशल स्टेटस के आधार पर उस पर्सन को फूड एक्सेस करने से रोका जा रहा हो, राइट? तो एक्सेसिबिलिटी का इश्यू जो है ये सोशल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी जो कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें आप ये देखेंगे कि अफोर्डेबिलिटी implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs। मतलब जितना एक पर्सन की ज़रूरत है, जितना पर्याप्त खाना उसको मिल सके, उसको सेफ, न्यूट्रिशियस, हेल्दी खाना मिले, इतना वो खरीदने की स्थिति में हो। मतलब जो फूड ग्रेन एक इंसान, एक इंडिविजुअल के पास इतना मनी ज़रूर होना चाहिए कि वो अपने लिए पर्याप्त मात्रा में या सफिशिएंट मात्रा में फूड खरीद सके और फूड सेफ हो, न्यूट्रिशियस भी हो और उसके डाइटरी नीड्स जो भी उसके बॉडी को जो भी डाइटरी नीड्स है उसको भी पूरा कर सके। ओके, फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन ए कंट्री ओनली इफ। कैसे फूड सिक्योरिटी एंश्योर किया जाता है एक कंट्री में? ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन्स। जब sufficient food is there for every person. Second condition is all persons have the capacity to buy food of acceptable quality। सभी पर्सन के पास इतनी कैपेसिटी है, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि वो फूड खरीद सके एक्सेप्टेबल क्वालिटी का फूड। ऐसा नहीं कि पुअर क्वालिटी का फूड खरीद के खाना पड़े लोगों को। तो जो फूड खरीदने की उनकी जिसे कहते हैं अफोर्डेबिलिटी है, राइट? उस अफोर्डेबिलिटी को जो है वो उनके पास, हर पर्सन के पास जो है फूड खरीदने की क्षमता हो, क्रय क्षमता हो, इसको कहते हैं परचेजिंग पावर हो। ओके, अगला पॉइंट है देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। सो चिल्ड्रन, this is the same point that we have just now discussed, that there should not be any barrier, nobody should be denying a person to access the food, or no one should be barred from accessing the food on any ground। All right, why food security? अब फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहला पॉइंट है फॉर पोरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देश में जो गरीब लोग हैं उनको फूड सिक्योर, क्योंकि वे ही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा दे आर मोस्ट लाइकली टू रिमेन फूड इनसिक्योर। सो the people who are poor, those who are from poor households, they may suffer from food insecurity। So to ensure food security for such people, for the poorest sections of society, food security is needed। Next point is persons have the poverty line might above the poverty line might also be food insecure when the country faces a national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine, etc। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग ही फूड इनसिक्योर हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई भी पर्सन भले ही वो अबव पॉवर्टी लाइन का हो, भी ऐसा पर्सन भी फूड इनसिक्योर हो सकता है अगर कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है,
कहीं कोई किसी तरह की जो है डिज़ास्टर की वजह से, राइट? तो ऐसे पर्सन जो भी अबव पॉवर्टी लाइन रहे हों, वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए कैलामिटी? एक कैलामिटी के दौरान या एक नेचुरल डिज़ास्टर के दौरान कैसे फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होती है, यानी कि प्रभावित होती है? ड्रॉट टेक्स प्लेस, अगर मान लीजिए कहीं कोई कैलामिटी है, सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है और ड्रॉट होती है, राइट? से क्रॉप फेलियर होता है, बारिश नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जहाँ तक इंडिया की बात है, हम बोलते हैं कि इंडियन मानसून इज़ द गैम्बल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज़ द गैम्बल ऑफ द इंडियन मानसून। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में काफ़ी सारे लोग अभी भी मानसून के ऊपर निर्भर है खेती के लिए। अगर किसी साल अच्छी बारिश नहीं हुई है, तो उस केस में क्रॉप फेलियर भी हो सकता है। तो ऐसे में जो है ड्रॉट जब होती है, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉल्स, शॉर्टेज ऑफ फूड इन अफेक्टेड एरिया। फिर अफेक्टेड एरिया में जहाँ पर ड्रॉट होता है, तो वहाँ पर फूड शॉर्टेज भी देखने को मिलता है और इससे इसका प्रभाव क्या होगा? प्राइसेस विल गो अप। ओके, जब क्रॉप फेलियर होती है, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, ये तो स्वाभाविक है। सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड, और कुछ लोग जो गरीब होते हैं, जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं, या उनके कोई भी किसी भी कारण से अगर मान लीजिए उनके साथ अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे फाइनेंशियली अगर दिक्कत में आते हैं, तो ऐसे केस में ऐसे लोग भी जो है कुछ लोग शायद फूड को अफोर्ड ना कर पाएँ और इस तरह से इट लीड्स टू फूड इनसिक्योरिटी। स्टारवेशन का सिचुएशन क्या है पहले समझें। पुअर पीपल समटाइम्स कैन नॉट बाय इनफ फूड स्टफ्स एंड thereby fail to fulfill the calorie demands of the body. Food scarcity in the society. This causes decreased supply of food to the whole of the population and thus mass starvation may occur. तो एकदम बिल्कुल सीधा समझा जा सकता है। कभी-कभी जो है गरीब लोग जब वो खरीद नहीं पाते हैं इनफ फूड स्टफ, अपने जो भी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाते, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले पाते हैं और फूड की कमी की वजह से जब सोसाइटी में फूड की कमी पैदा हो जाती है, तो इससे जो है डिक्रीज़ सप्लाई ऑफ फूड होती है टू द होल पॉपुलेशन। तो ऐसे में जो है मास स्टारवेशन में अकर, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे जो है भूखमरी फैल सकती है। अगला स्लाइड है फेमाइन। मासिव स्टारवेशन माइट टेक ए टर्न ऑफ फेमाइन। जब भूखमरी बड़े लेवल पर होती है, बड़े स्केल पर होती है, तो ऐसे में ये फेमाइन का भी रूप ले सकती है। ओके, जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जो है भूखमरी में या भूखमरी का शिकार होते हैं। A famine is characterized by widespread deaths due to starvation and epidemics. famine तब होता है जब बड़े लेवल पर डेथ हो जाती है भुखमरी की वजह से या महामारी की वजह से, एपिडेमिक्स की वजह से, और जो कि कॉज होती है बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन। तो आप ये देख सकते हैं कि कई बार महामारी फैलती है जब हम प्रदूषित पानी पी लेते हैं या खराब क्वालिटी का फूड खाते हैं, और जिससे जो है बॉडी की जो है इम्यूनिटी घट जाती है और भूखे रहने की वजह से भी या स्टारवेशन की वजह से भी ये हमारी जो बॉडी की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में एक बहुत ही जो है बड़े स्तर पे एक फेमाइन बंगाल में हुआ। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट अकर्ड इन इंडिया वाज अ फेमाइन ऑफ बंगाल in 1943. This famine killed 30 lakh people in the province of Bengal. So, large number of people lost their lives due to the famine of Bengal. After that, the need for food security was felt even more because we are a democratic country and we cannot let people die like that. Okay, and you also had studied in you're going to study in this in civics chapter, civics book only, you're going to learn about it. What is a true democracy? In that we'll learn true democracy is achieved when nobody goes hungry to bed.
So, if we are aiming at true democracy, we cannot allow anyone, we cannot let anyone die. We cannot allow anyone to die, okay, because of starvation, because of hunger. So, there is some more detail given there of Bengal famine 1943. Between 2.1 and 3 million people died as a result of crop failure. The exporting of foods by India's British administration to Allied soldiers fighting in World War II, the end of rice imports from Burma following Japanese invasion, and the lack of food price controls by the British administration. So these were the reasons why the Bengal famine was intensified. You see the picture here of Bengal famine. In this slide we are seeing that famine took place, the 10 worst famines of the 20th century. China, you can see the Soviet Union only, Ukraine, northwest China, North Korea, India. So these are the countries where famine took place. Okay. Indian states where famine have been existing, it is disturbing to note that even today there are places like Kalahandi and Kashipur in Odisha. It is Odisha now. Earlier it was called Orissa, where famine-like conditions have been existing for many years, and where some starvation deaths have also been reported. Starvation deaths are also reported in Baran district of Rajasthan, Palamau district of Jharkhand, and many other remote areas during the recent years. Therefore, food security is needed in a country to ensure food at all times. Okay, these are the reasons we have still in our country. There are certain parts where still people are facing food insecurity. That is why uh, a strategy has to be made. The government though makes effort, but the efforts have to be revamped, right? So that people don't remain food insecure. हु आर फूड इनसिक्योर पीपल? अब इसमें हम जानते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स है रूरल एरियाज में. यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, वर्स्ट अफेक्शन नहीं है, वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स इन रूरल एरियाज. लैंडलेस पीपल, जिनके पास ज़मीन नहीं है या बिल्कुल जो है किसी और के ज़मीन पर जो है किराए पे रह रहे हैं, या इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसे लोग. ट्रेडिशनल आर्टिज़न्स जो बढ़ई का काम करते हो, या आप ये देख लीजिए बुनकर के काम करते हैं, और जिनके जो ट्रेडिशनली जो भी आप ये देखते हैं कि जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, बुनकर है या इसको वीवर्स कहते हैं, राइट? तो इस तरह के जो ट्रेडिशनल कामगार हैं, जो पारंपरिक कामगार हैं, उनको वे भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो फूड इनसिक्योर हो सकते हैं. ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स, ओके, इस तरह से वे भी जो है ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, वे भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं. पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो छोटे-मोटे अपना कोई भी काम करते हैं, ऐसे लोग जिनकी अर्निंग भी बहुत कम रहती है, तो ये फूड इनसिक्योर रह सकते हैं. होमलेस लोग, जिनका अपना कोई घर नहीं है, डेस्टिट्यूट्स बोला जाता है जिनको, होमलेस भी बोल सकते हैं, बेगर्स, ओके, इसमें आते हैं फूड इनसिक्योर. अगला स्लाइड में आगे का ही है, वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप इन अर्बन एरियाज. जो अर्बन एरियाज में ऐसे लोग, पीपल एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस एंड कैजुअल लेबर मार्केट. जो इल पेड ऑक्यूपेशन मतलब जहाँ पर कम लोगों को जो है तनख्वाह मिलती है, कम वेजेस मिलते हैं, और जो कैजुअल लेबर मार्केट है जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लोगों का रेगुलर वर्क वर्क नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में जो है उनकी इनकम जो है इरेगुलर रहती है, तो ऐसे लोग भी जो है फूड इनसिक्योर हो सकते हैं. सोशल कॉम्पोजिशन ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फूड इनसिक्योरिटी. तो इसमें आप ये देखेंगे कि सोशल कॉम्पोजिशन कैसा है. आप देखते हैं कि जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे दी एससीज एंड एसटीज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये लोग भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं. सम सेक्शंस ऑफ द ओबीसीज आल्सो लोअर कास्ट अमंग देम, ये भी फूड इनसिक्योर की लोगों की कैटेगरी में आते हैं. माइग्रेंट्स ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है एक देश से दूसरे देश जाते हैं
किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, और इसके और भी रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है कि कहीं कोई रायट हो या टेररिज़्म की घटना हो, या फिर आप ये देख लेंगे कि बड़े लेवल पे कोई अ, पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन आ जाती है, सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे में जो है लोग फ़ोर्स्ड होते हैं अपने अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाने के लिए। ओके बच्चों, तो इसमें जो है माइग्रेंट्स, कई बार ऐसा होता है नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से भी, यहाँ रीज़न दिया हुआ है, मैंने आपको दूसरे अलग रीज़न्स भी बताएँ। तो ये भी देखना होता है कि व्हाई डू पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। Okay, maybe they are for better opportunities also, people leave their place and go to some other place in search of better opportunities, and sometimes due to natural disaster also it may happen. So women and children under the age of 5 years, all the women and children, especially the pregnant women, you would see they might also remain food insecure. And we see they may not get sufficient food, or they may not get nutritious food, balanced diet, as a result of which women suffer from a lot of problems. And not only the woman, the pregnant woman, but also the unborn baby, or the just born babies, those who are between the age group of 0 to 5 years. So these children are also food insecure. They are most likely to remain food insecure. Okay, so all this constitute an important segment of the food insecure population. According to the National Health and Family Survey, um, NHFS 1998-99, the number of such women and children is approximately 11 crore, right? Strategies adopted for food security in India. इंडिया में फूड सिक्योरिटी को बनाने के लिए या इंश्योर करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया adopted a new strategy in agriculture which resulted in green revolution. ग्रीन रिवॉल्यूशन आप ये कह सकते हैं जिसमें HIV सीड्स और पैकेज टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, और जिसमें फूड ग्रेन जैसे व्हीट एंड राइस, इसका प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। ओके, इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन refers to a period of time when agriculture in India changed to an industrial system due to adoption of modern methods and technologies such as high yielding variety. Just now I spoke of it, tractors, irrigation facilities, pesticides, fertilizers, etc. Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, officially recorded the impressive strides, मतलब जो ये बम्पर प्रोडक्शन हुआ या जो ये बड़ा कदम उठाया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के फॉर्म में, इसको पूरे पीरियड को ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया, जिसमें बम्पर प्रोडक्शन हुआ राइस एंड व्हीट का। ओके, और ये जो है खास तौर से कुछ ही इलाकों तक सीमित थी, हालांकि इसका बेनिफिट या ये कह सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ऑल ओवर द कंट्री जो है बराबर रूप से इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। जैसे वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, दीज आर द स्टेट्स एंड रीजन्स वेयर ग्रीन रिवॉल्यूशन was a massive success. Okay, and Indira Gandhi herself recorded the then Prime Minister of India officially recorded the impressive strides of Green Revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968. Okay, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh recorded a significant production in the field of wheat. West Bengal and UP, on the other hand, recorded significant production of rice. Food security in India, Government of India designed food security system. This system has two components, buffer stock and public distribution system. आइए समझते हैं buffer stock. Buffer stock is a stock of food grains, namely wheat and rice, procured by government through the Food Corporation of India. FCI जो है वो गवर्नमेंट की ही संस्था है जो किसानों से जो है फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करती हैं, खरीदती हैं, राइट। और इसके लिए जो है एफसीआई क्या करती है, वीट एंड राइस जो है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट्स वेयर देयर इज ए सरप्लस प्रोडक्शन। ओके, और एक बफर स्टॉक क्रिएट किया जाता है, और फिर
यही बफर स्टॉक, इसकी सप्लाई जो है उन जगह की जाती है जहाँ पर क्रॉप फेलियर होता है या जहाँ पर फूड डेफिसिट होता है। ओके, वाई बफर स्टॉक? तो बफर स्टॉक का पर्पस यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरियाज। मतलब जहाँ पर खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, जहाँ पर क्रॉप फेलियर हो जाता है, जहाँ फूड इनसिक्योरिटी फैलने का खतरा बढ़ता है, तो ऐसे जगह पर फूड ग्रेन्स का सप्लाई किया जाता है उसी बफर स्टॉक से। एंड अमॉन्ग द पोरर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, और ये बाटा गिन में जाता है पोरर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी एट ए प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज इश्यू प्राइस। तो जब एफसीआई जो फूड ग्रेन्स खरीदती है, पर्टिकुलरली राइस एंड व्हीट किसानों से, और क्योंकि इस पे एमएसपी दिया जाता है, एमएसपी मतलब एक प्री अप्रूव्ड प्राइस है जो सोइंग से पहले ही जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, हर साल डिक्लेयर करती है कि कितना एमएसपी उनको किसानों को देना है। हालांकि एमएसपी सभी फसलों पे नहीं दी जाती है, अराउंड 22 ऐसे क्रॉप्स है जहाँ पर एमएसपी दी जाती है। ओके, तो आप ये देखेंगे कि एमएसपी एक तरह से फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिया जाता है ताकि वो एंकरेज हो और फूड ग्रेन्स ज़्यादा से ज़्यादा वो उगाएं। ओके, एक ऐसा भी टाइम था जब जो शुरुआती दिनों में जब कंट्री इंडिपेंडेंट बनी, नई इंडिपेंडेंट बनी, तो 1947 इनिशियल स्टेज में जो है आप ये देखेंगे कि जब हम फूड डेफिशिएंट थे, तो सबसे पहला पर्पस हमारा यही था कि हम किस तरह से फूड सफिशिएंट बने, राइट? फूड के मामले में कैसे हम आत्मनिर्भर बने। तो बच्चों आप ये देखेंगे कि आत्मनिर्भर बनने के लिए जो स्ट्रेटेजीज अपनाई गई, जो 5 ईयर प्लान्स थे, उसमें एग्रीकल्चर में बहुत फोकस किया गया। ओके, और आप ये देखेंगे जो अभी हम ये पूरा फूड सिक्योरिटी जो जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो जो कंपोनेंट्स, एक है बफर स्टॉक जिसके बारे में अभी अभी हमने चर्चा की है, और दूसरा है बफर स्टॉक के तहत ही इसमें एमएसपी, जब किसानों से एफसीआई फूड ग्रेन्स खरीदती है तो एक प्री अप्रूव्ड प्राइस में खरीदती है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। ओके, so the MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to farmers for raising the production of these crops। मतलब उन फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए, यानी कि फार्मर्स को एंकरेज किया जाता है कि भाई आप इन फसलों की पैदावार बढ़ाएं, इनका क्रॉप प्रोडक्शन करें, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। इसके लिए एमएसपी के रूप में उनको इंसेंटिव दिया जाता है। उनको अगर मान लीजिए कि अगर मार्केट में सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है किसी पर्टिकुलर क्रॉप का, तो किसानों का नुकसान ना हो, उनको जो है एक तय दाम मिले, एक प्री अप्रूव्ड, जो कि प्री अप्रूव्ड होता है, उस दाम में सरकार उनसे यानी कि एफसीआई के थ्रू उनको खरीदे। तो एमएसपी इज ए प्री फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट to protect the producer farmers against excessive fall in prices during bumper production years। क्योंकि कभी भी अगर कोई फसल की अगर बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाती है तो प्राइसेस गिरने का ज़्यादा डर रहता है, तो ऐसे में किसानों का नुकसान होने का भी खतरा बना रहता है। तो इसी खतरे से बचाने के लिए एमएसपी दी जाती है। ओके, और मैंने आपको बताया भी है कि जब हम शुरुआती स्टेज की बात करें, soon after getting independence, the prime focus was self-sufficiency because we were a food deficient country, and to encourage the farmers to grow more food crops, the MSP system was introduced. Okay, and even today MSP is being given to farmers on certain crops. You can see how the public distribution system works. Farmers or producers, okay, grains, FCI maintains buffer stock, okay, and then allocate grains to states, and states what they do, central issue price, okay, at what price the FCI, the buffer stock, I mean after the FCI procures food grains at MSP, they sell it back to people. Among the poorer strata, they distribute those food grains at a price that is called of course lower than the market price, and that price is called issue price. Okay, have you understood what is an issue price and what is an MSP?
MSP is the price, pre-approved price, which the government declares before the sowing season of a particular crop, right? मतलब कोई भी फसल के उगाने से पहले किसानों को जो है गवर्नमेंट जो है MSP देती है। खासतौर से जो है अगर हम फूड ग्रेन की बात करें तो राइस एंड व्हीट, उस दाम पे उन किसानों को जो किसानों से वो फूड ग्रेन खरीदी जाती है। फिर उसका एक बफर स्टॉक क्रिएट क्रिएट किया जाता है और वही बफर स्टॉक से उन एरियाज में जहाँ पे खाद्यान्नों की कमी है, फूड ग्रेन्स की कमी हो जाती है, देयर दैट द फूड ग्रेन इज सप्लाइड and there the food grain is distributed among the poorer strata of the society at a price which is very nominal, right? Of course much more, it is much lower than the market price, and the price at which the food grains are sold, that is called issue price. Okay, so you can just see, and through I mean under the system of PDS only, through fair price shops only, uh, fair price shops are the ration shops. Okay, there from the uh, grains are distributed among the poorer strata of the society. Ration cards, if we talk about, there are three kinds of ration cards: AAY cards, Antyodaya Anna Yojana cards for the poorest of poor sections of the society, BPL is below poverty line, and APL cards for the above poverty line. You can see that BPL cards are given to the people those whose annual income is less than rupees 10,000, and APL is cards are provided to the citizens of Uttar Pradesh who are above the poverty line and have their annual income above rupees 10,000. Okay, AAY card, the AAY cards are issued to the citizens of Uttar Pradesh who are very poor and do not have any stable income source. In the wake of the high incidence of poverty levels as reported by NSSO, NSSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये सारे डेटा इकट्ठा करती है। In the mid 1970s, the three important food intervention programs were introduced. तीन important food intervention program स्टार्ट किए गए थे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। दूसरा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और तीसरा है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया भी है कि किस तरह से किसानों से फूड ग्रेन खरीदने के बाद एमएसपी पे, हालांकि एमएसपी सभी फसलों पे नहीं दी जाती है, तो उस प्राइस पे खरीदी जाती है और फिर बाद में एक बफर स्टॉक क्रिएट किया जाता है और उसी बफर स्टॉक से जो है अनाज जो है उन एरियाज में बांटा जाता है या उन लोगों के बीच में बांटा जाता है जिनकी जहाँ पर जो है फूड आप ये कह सकते हैं क्रॉप फेलियर हो या फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। तो ऐसे में जिस प्राइस में उनको दिया जो पीडीएस का सिस्टम हो इस तरह से काम करती है, उसको एक इश्यू प्राइस में बेचा जाता है और फिर इस तरीके से जो है लोग राशन शॉप के जरिए, राशन शॉप से उन सभी एसेंशियल चीज़ों को या फूड ग्रेन्स को खरीदते हैं। ठीक है, फूड प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जो फूड खरीदी जाती है एफसीआई के द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है जिनको। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देयर आर अबाउट 5.5 lakh राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। राशन शॉप्स आल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड केरोसिन फॉर कुकिंग। दूसरा जो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में हम ये देखते हैं कि जो ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है इन इंडिया विच प्रोवाइड्स फूड, प्री स्कूल एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन अंडर 6 years of age and their mothers. The scheme was launched in 1975, discontinued in 1978 by the government of Morarji Desai and then relaunched by the 10th 5-year plan. इसको दोबारा से चालू कर दिया गया था। 1975 में लॉन्च की गई थी, डिसकंटिन्यू किया गया था 1978 में, फिर दोबारा से इसको लॉन्च किया गया था 10th 5-year प्लान में। 10th 5-year plan also linked ICDS to आंगनवाड़ी सेंटर्स established mainly in rural areas। तो ये जो 10th 5-year plan है, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, उसके तहत जो है ICDS को लिंक किया गया आंगनवाड़ी सेंटर्स established mainly in rural areas and staffed with frontline workers।
ठीक है. In addition to fighting malnutrition and ill health, the program is also intended to combat gender inequality by providing girls the same resources as boys. तो gender inequality को भी कम करने का या उसके खिलाफ भी वो लड़ने का काम करते हैं. गर्ल्स को सेम रिसोर्सेस प्रोवाइड करके जिस तरह से बॉयज को प्रोवाइड की जाती है. The following services are sponsored under ICDS to help achieve its object. सबसे पहला है इम्यूनाइजेशन, जिसमें क्या है वैक्सीनेशन की बात होती है. जो भी जितने भी नेसेसरी वैक्सीनेशन है वो बच्चों को जो है उनके बर्थ के तुरंत बाद से ही लेकर 10 ईयर्स के एज तक का जो भी इम्यूनाइजेशन है वो लगाया जाता है. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जो भी आवश्यक न्यूट्रिशन है वो दिया जाने का काम है. हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज जो रेफर करने के लिए रेफर किया जाता है. प्री स्कूल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन है, जिस तरह प्ले स्कूल, इसमें आप ये बोल सकते हैं. न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन भी देने का काम इनका मेन ऑब्जेक्ट्स. ये भी जो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन भी इनके एक ऑब्जेक्ट माने ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से एक. ओके. Food for Work program, the introduction of Food for Work program and amendments. The program was introduced in 1977 to 78 by giving food grains instead of wages. Malpractices by PDS dealers. अब हम ये जानते हैं जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनकी काफ़ी शिकायतें, काफ़ी चैलेंजेस भी हैं. इसमें चैलेंजेस रही थी पहले काफ़ी ज़्यादा, इसको हमने देखा भी है. अभी भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस जो यहाँ पे लिखी हुई है आप देख सकते हैं. डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू ओपन मार्केट टू गेट बेटर मार्जिन. तो कई बार होता है जो फूड ग्रेन्स हैं जो उसको ओपन मार्केट में बेच दिया जाता है. फिर उसके बाद है सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप्स. राशन शॉप में जो क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है वो पुअर क्वालिटी की होती है, पाई जाती है अक्सर. इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स, कई बार ऐसा भी होता है कि शॉप्स जो राशन शॉप्स है उनका इरेगुलर ओपनिंग रहता है, वो कई बार खुलते हैं कई बार नहीं खुलते हैं. तो इस तरह की चीज़ें भी ये चैलेंजेस में आते हैं. रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी. कोऑपरेटिव्स जो सोसाइटी है उनका क्या रोल है फूड सिक्योरिटी. अब तक हमने गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं या गवर्नमेंट किस तरह से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है. यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कैसे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं. द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल. फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव्स. तो इसे good achievement. There we can see that in Tamil Nadu around 94% are being run by the cooperatives. Okay. Similarly, in Delhi, Mother Dairy, Amul is another success story of cooperatives in milk and milk products from Gujarat. Similarly, in Maharashtra also, Academy of Development Science has facilitated a network of NGOs for setting up grain banks in different regions. ADS organizes, that is Academy of Development Sciences, organizes training and capacity building programs on food security for NGO. ओके. तो हमने इसमें बच्चों ये पढ़ा है कि किस तरह से व्हाट इज फूड सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के कौन कौन से एस्पेक्ट है. फूड सिक्योरिटी किस तरह से कौन से लोग फूड इनसिक्योर हैं, और साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, और अलग अलग जो स्कीम्स चलाए जाते हैं टाइम टू टाइम. प्लस जो पीडीएस सिस्टम हमने देखा, बफर स्टॉक पीडीएस सिस्टम, इसके बारे में भी समझा. ओके. और लास्ट में हमने इसमें देखा कि किस तरह से हाउ एनजीओज दे हैव बीन आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन ensuring food security, how they are contributing in ensuring food security. Okay. So in the end, I would like to close this end this explanation with this beautiful thought: the future belongs to nation with grains and not guns. This is said by M.S. Swaminathan, okay, the famous agriculture scientist. Okay.
So with this beautiful thought, here we conclude. And if you have still any questions, you can drop the questions in the comment box. I'll provide you the link in the description box, and you can refer to it, and you're also supposed to read the chapter and correlate whatever you have learned from this um, PPT that I provided and that I've explained to you. And even after that, if there is any doubt, do write to me. Okay, do write in the comment box. Don't forget that. And hope you understood a lot of things that I have discussed. I try to discuss both in Hindi and in English. Still, if any suggestions you want to give, kindly provide your suggestions. With your suggestions only, I would be able to, make even more interesting videos on different topics. So, bye bye for now. Thank you, and take a very good care of yourself. Okay, bye.